हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं ओम्स लॉ को। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रेजिस्टेंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और साथ ही एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है। तो पिछले वीडियो में जब हमने ओम्स लॉ को डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो हमने देखिए यहां पे देखा था कि ओम्स लॉ वो क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारे पास ओम्स लॉ था। तो ये जो R है इसके इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां से I यहां पे जाएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा, I। ये हो जाएगा हमारे पास R। तो ये R है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है जो कहीं पे अगर किसी सर्किट में, किसी वायर में, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां से उसको रोकने का काम करता है, उसको अपोज करने का काम करता है। यानी यहां पे इस तरह से करंट जा रहा है तो उसको क्या करेगा, रोकेगा, रुक जा भाई, तेरे को फ्लो नहीं करने दूंगा। ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है आपके पास, रेजिस्टेंस। तो यहां पे कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक नल है, एक पाइप है, उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। अगर उसके अंदर से वाटर फ्लो करने में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो उसको रोके, यानी कचरा फंस गया पाइप में, ऐसा समझ लो कि कचरा फंस गया पाइप में, या फिर कोई पॉलीथीन है वो फंसा दी किसी ने, तो अब वाटर है वो ठीक से उसमें फ्लो नहीं कर पा रहा। कई बार होता है ना कि हमारे जो घरों के अंदर वाटर सप्लाई की जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ कचरा आ जाता है और जिसके चलते जो वाटर है वो ठीक से फ्लो नहीं करता। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उस वाटर पाइप के लिए, उस वाटर के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ बहुत सारे व्हीकल्स हैं वो अगर चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो वहां पे अगर वो रेजिस्टेंस ना हो, कि जैसे आपके पास किसी ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया, अगर रोड अच्छा है, बिल्कुल रोड की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, टायर की कंडीशन भी अगर अच्छी है। लेकिन वहीं पे आप एक दूसरा रोड समझिए कि जहां पे मार्बल लगाया हुआ है या टाइल्स लगाई हुई हैं और उस पर ऑयल डाल दिया है और उस पर गाड़ी चल रही है। अब उस ऑयल या जो आपके पास टाइल्स हैं, मार्बल लगे हैं और उस पर ऑयल भी साथ आपने डाला है, उस पर फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक, टायर्स के उस रोड के बीच। तो जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, क्या वो गाड़ी उतनी डिस्टेंस पे रुक पाएगी जितने पे उसको रोकना है, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो क्या वहां पे उसके लिए रेजिस्टेंस था लेकिन बहुत कम था। तो वो जो प्रॉपर्टी देखिए मोशन को रोकने का जो काम कर दे, यानी वहां पे गाड़ी चल रही थी आराम से, उस गाड़ी को जिसने रोक दिया पहली कंडीशन में जब रोड पे कोई ऑयल वगैरह नहीं था, तो जो गाड़ी है वो रुक गई आराम से। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। उस कार के लिए वो रोड के ऊपर जो सरफेस है उसने एक रेजिस्टेंस का काम किया, जो अपोजिट फोर्स वहां पे लगा। ठीक वैसे ही यहां पे जो चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज को फ्लो करने से कोई रोक, भाई फ्लो चार्ज क्या है, करंट, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जो चार्ज फ्लो करता है यानी करंट फ्लो करता है, उसको अगर वायर में, कंडक्टर में कोई रोकेगा तो वो आपका क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं कि आपके पास क्या हो गया, देखिए V इक्वल्स टू आपके पास आई आर हो गया, तो यहां से R इक्वल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आई। यानी रेजिस्टेंस को अगर आपके पास देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये आपके पास एक बैटरी जुड़ी हुई है, इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, ये जो बैटरी है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ही तो है। जब हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक जो बैटरी है वो किसी सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस का काम करती है और करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां फ्लो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की जो डायरेक्शन और करंट के जो मूव करने की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। करंट देखिए यहां से प्लस से जा रहा है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है और कहां से इधर आएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ जा रहे होंगे, ऐसे ऐसे जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए, ठीक, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हुए जा रहे होंगे और यहां पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो करते करते इस तरह से इधर फ्लो करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो ये डायरेक्शन है इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, यानी करंट है वो इधर फ्लो कर रहा है इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब ये एक सिंपल सा वायर है, हो सकता है ये वायर आपका कॉपर का होगा। आपने बहुत बार घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, तांबे के तार हैं वो लेके आने चाहिए, घर में फिटिंग के लिए तांबे के तार ही यूज करने चाहिए, कॉपर के वायर यूज करने चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है वो सारा हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कोई वायर है, ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है, इसकी बात हम नहीं कर रहे। तो यहां पे देखिए मैं इस वायर को क्या कर रहा हूं, थोड़ा जूम कर रहा हूं, ठीक। तो इस वायर को थोड़ा जूम करेंगे तो ये हमारे पास देखिए इस वायर को हमने कर दिया थोड़ा जूम,
बस थोड़ा बड़ा कर दिया हमने इस वायर को देखने में ताकि हमें आसानी हो जाए। तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इस साइड में फ्लो कर रहे होंगे, तो मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को भी देखिए यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दौड़े दौड़े जा रहे हैं, जैसा कि आप इस जीआईएफ में भी देख पा रहे होंगे कि लगातार जो चार्ज है वो फ्लो करता रहता है, करंट भी लगातार फ्लो करता रहता है। और ये सब किसने किया? इस पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, इस बैटरी ने किया। भाई आपको पता है सारे सब्सटेंस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करते हैं। तो करंट भी हाई कॉन्सेंट्रेशन, मान लेते हैं इस पॉजिटिव पॉइंट पे भैया हमने बैटरी लगा दी गई है, वो क्या है, मान लेते हैं 50 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, तो इस पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और दूसरा जो ये दूसरा एंड है, भाई दो एंड हो गए, एक तो ये एंड हो गया, एक ये दूसरा एंड हो गया, इस पे मान लेते हैं क्या हो गया, 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो अब यहां से करंट इस तरह से फ्लो करेगा ना, और इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल से 0 से 50 की तरफ। भाई यहां पे 50 है तो यहां पे 0 है, तो 0 से 50 की तरफ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो यहां पे इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो रुकावट आएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो रुकावट आएगी, जो बाधा आएगी, ऐसी जो प्रॉपर्टी, और क्यों आएगी उसकी भी हम अभी बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फ्लो करने में रुकावट आएगी। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्ड्स ऑफ विच इज अपोज और रेसिस्ट। अपोज का मतलब क्या होता है, रोकना, रेसिस्ट का मतलब भी क्या होता है, सेम, रोकना। तो यहां पे प्रॉपर्टी दैट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, a property that resist or oppose to flow of current in a conductor in a wire। तो इस वायर में, इस कंडक्टर में या कहीं भी अगर करंट को फ्लो करने से जो प्रॉपर्टी रोक रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या रेजिस्टेंस हमेशा हमारे लिए हार्मफुल ही होता है? नहीं, रेजिस्टेंस हमेशा हमारे लिए हार्मफुल है वो नहीं होता है। पर क्यों नहीं होता? देखिए जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से जो रोड पे व्हीकल्स चलते हैं, अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या वो रुक पाते? नहीं रुक पाते। भाई इस मार्कर से मैं इस बोर्ड पे लिख पाता हूं, तो क्या मैं लिख पाता अगर रेजिस्टेंस नहीं होता? इसको ऑयल से पूरा यहाँ पे वो कर दो तो क्या मैं लिख पाऊंगा? डेफिनेटली नॉट। ठीक उसी तरह से आपके घर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसे आता है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, भाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली किसके, करंट की। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बात को हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं ओम्स लॉ में। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपके घर में तो देखिए जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। अब आपके घर में इलेक्ट्रिक ओवन होगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होगा, जैसे कि फैन होगा, जैसे कि मोबाइल चार्जर होगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या वो सभी इस पोटेंशियल डिफरेंस पे रन कर सकती हैं? भाई अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट है उसकी भी वैल्यू कुछ एम्पियर्स में होती होगी, आपके पास 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, ठीक, तो अब वो जो वैल्यू है क्या उस पे सारे एप्लियंस रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबको अलग अलग करंट की, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नीड होती है। तो देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, उसमें हम रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार सर्किट में इस तरह के कुछ फिलामेंट्स को लगे हुए देखा होगा, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये रजिस्टर ही होते हैं। इसमें जो कलर्स आप देख पा रहे हैं, इन कलर से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितने रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करवाता है। पर वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे, आगे 12th के अंदर चल के पढ़ेंगे आप उसको। ठीक, तो ये जो रजिस्टर है वो सर्किट में ऐड कर दिए जाते हैं, तो जिससे हम अपने मन मुताबिक जो करंट है वो बना लेते हैं। जैसे चार्जर को 5 एम्पियर चाहिए, भाई हमारे मोबाइल में चार्ज करने के लिए 5 एम्पियर की नीड है, तो वो जो 5 एम्पियर है वो ही हमारे पास आए। इस तरह से हम उसको अरेंज करके रखते हैं उस रजिस्टर की हेल्प से। तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है और बेसिकली ये हार्मफुल तो एक तरीके से है ही, भाई करंट को फ्लो करने से रोकता है। तो इसके लिए आपके पास प्रोज और कॉन्स हैं, वो दोनों हो सकते हैं। तो अब ये आपके पास एक वायर है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है उसकी यूनिट क्या होगी, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जो कि साइंटिस्ट के लिए के नेम पे ही रखी गई है, हमें पता है। तो जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है आपके पास, ओम। ठीक, यानी और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओम को। ठीक है, और ये साइंटिस्ट के नेम पे ही मैंने आपको बताया था, जो फिजिसिस्ट है, ठीक है, ओम उनका नेम है, तो उसी के नेम पे, उनके ऑनर में इनको जो यूनिट है वो दे दी गई है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इसके बाद ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये हम देखते हैं। तो आपके पास पहला जो फैक्टर आता है, टोटल देखिए कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं।
तो टोटल आपके पास 4 फैक्टर है, जिसमें पहला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, देखिए पहला फैक्टर होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर इक्वेशन फर्स्ट। यानी किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे मेरे पास एक वायर है, ये एक वायर है मेरे पास, दूसरा एक और वायर है। आप देख सकते हैं इन दोनों में लेंथ है वो किसकी ज्यादा है। ये वाले वायर है इसकी लेंथ है वो थोड़ी कम है, इस वाले वायर की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा है। इन दोनों में से, इन दोनों के अंदर से अगर देखिए यहां पे अगर किसी को फ्लो करके जाना है इस एंड तक, तो ज्यादा डिस्टेंस किसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस इस वाले में ट्रेवल होगी क्या या इसके अंदर होगी, भाई इसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो फ्लो करने में परेशानी किसमें ज्यादा आएगी, भाई आपको यहां से चल करके, भाई पॉसिबिलिटीज कब ज्यादा है, भाई आपके घर से आपको स्कूल तक जाना हो जो कि 5 किलोमीटर्स पे है, या दूसरा आपके घर से आपको कहीं अपने रिलेटिव के घर पे जाना हो जो कि 10 किलोमीटर्स पे है। ज्यादा परेशानी आपको चांसेस आने के कब है, उस रिलेटिव के घर पे जहां आप जा रहे हैं 10 वाले पे, भाई 10 किलोमीटर्स आपको ट्रेवल करने में ज्यादा परेशानी आएगी एज कंपेयर टू आपको 5 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो लेंथ जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता चला जाएगा। जितना भाई रेजिस्टेंस तो क्या है, करंट को फ्लो करने में अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है। तो जितना आप लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना आप लेंथ को कम करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो ये बात होगी लेंथ पे। फिर दूसरी चीज यहां पे जो हमारे पास आती है, दूसरी चीज जो आएगी हमारे पास वो क्या होगी, देखिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्वेशन सेकंड, ठीक। यानी जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। देखिए ये मेरे पास एक वायर है, ठीक, दूसरा एक और मेरे पास वायर है जिसकी लेंथ है वो बिल्कुल मैं सेम रख रहा हूं, जिसकी लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन आप इसमें थोड़ा देख पा रहे होंगे कि इसकी मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा है इस वायर की, नीचे वाले वायर की। तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। यहां पे ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो एरिया ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई ये जो मार्कर मेरे पास है, इसका जो ये एरिया है, जो टिप है, ये जो टिप है ना, ये जो एरिया है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और आपको पता है एक सर्कल है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया से। सो द रेजिस्टेंस of any wire or any conductor is inversely proportional to the cross section area of that particular conductor or wire or substance, you can say that, okay। तो यहां पे देखिए भाई ये अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। भाई एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने सर्कल हैं बताओ, एक तो ये सर्कल और एक ये सर्कल, टोटल मिलाकर के 2 सर्कल हुए कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा इसका एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वायर के लिए यही तो रहेगा भाई, किसी भी कंडक्टर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया 2। अब कोई भी वायर है उसका एक दूसरा एंड भी होगा, एक इधर वाला एंड भी होगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपको घर वाले काफी बार बोलते हैं कि बेटा इस फिटिंग के अंदर 2.5 mm का वायर यूज हुआ है, या इस फिटिंग के अंदर, ऐसा काफी बार डिस्कशन करते हैं जब घर में फिटिंग वगैरह करवाते हैं कि मोटा वायर है, बेटा मोटा वाला वायर लेके आना, अच्छा सा वायर लेके आना मार्केट से, जब आपको प्रेस वगैरह चलानी होती है उसमें, या फिर आपको जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया या रोड चलानी होती है, एसी का जो वायर होता है, तो इसमें आपको कहते हैं बेटा कैसा वायर लेके आना, 2.5 mm का वायर लेके आना, ठीक है। वो दुकान वाला आपको आप जाओगे बोलेगा ये ले जाओ जी 1 mm का वायर ले जाओ। कैसा वायर ले जाओ, 1 mm का। ये 1 mm क्या बोल रहा है, इसका मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई है ना वो क्या है, 1 mm है, इसकी मोटाई क्या है 1 mm। लेकिन आपको घरवालों ने क्या बोला था, 2.5 mm की मोटाई वाला जो वायर है वो लेकर के आना। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, देखो भाई इस वायर के अंदर आप कैसा मानो कि पाइप है, ठीक, सेम थिंग है। मेंढक इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब एक हल्का सकरा पाइप होगा, उसमें से मेंढक को जाने में आसानी होगी, या फिर एक बड़ा मोटा पाइप होगा जिसमें से 3-4 मेंढक आसानी से निकल सकते हैं, तब जाने में आसानी होगी। सीधी बात है, अगर आप इस वायर की मोटाई को बढ़ाओगे
अगर इस वायर की मोटाई को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर पाएगा, करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा। अगर मोटाई को, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट इतना अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये देखिए रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझे बात को? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बोलेगा जाने दो भाई, मैं अपनी वैल्यू को क्या करता हूं, कम करता हूं। ठीक है, आपने इतना बड़ा मोटा पाइप कर दिया, पहले इतना सा था जिसमें से मेंढक बेचारा चल ही नहीं पा रहा था, आपने क्या किया, मोटाई को बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया, बोले कि बहुत जगह है, आराम से निकल जा। समझ गए ना? तो रेजिस्टेंस क्या कहेगा, मेरी वैल्यू क्या हो गई भाई, कम हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समझे बात को? तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पे देखिए, तो अब यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? भाई देखिए, ये इसके प्रोपोर्शनल था, एल मैंने लिख दिया, ये यहाँ पे ए नीचे था, मैंने ए को नीचे लिख दिया, दोनों को यहाँ पे यूज कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। अब देखिए, आपको पता है कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तब तक एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे भी आएगा। तो देखिए क्या आएगा वो, यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पे क्या हो गया, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये जो रो मैंने लिखा है ना, ये जो रो मैंने लिखा है, ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक, दूसरा यहां पे जो हमने लिखा हुआ है लेंथ, ये एल तो आपको पता ही है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर आप कह सकते हैं। यहां पे मैं वायर का यूज कर रहा हूं तो मैं वायर लिख रहा हूं। ठीक, तीसरा यहां पे जो ए है, ये आप सभी जानते हैं क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज आई, इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी यूनिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताता हूं कि जो मटेरियल है, भाई मटेरियल भी तो कोई चीज होती होगी। आपने चांदी ली, सिल्वर, या फिर आपने कॉपर लिया, तांबा, या फिर आपने आयरन लिया, लोहा, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं। क्या आपने देखा होगा, घर में मोटर की वाइंडिंग होती है, कहते हैं ना घर वाले, मोटर जल गई, मोटर की कॉइल जल गई, मैकेनिक के पास ले जाओ, मोटर को बंधा के लेके आओ। तो क्या होता है, वहां पे वो जो कॉइल है उसके अंदर तांबे के वायर आपको नजर आते हैं, कॉपर के वायर आपको नजर आते हैं। वहां पे कॉपर के ही क्यों, एल्यूमिनियम के वायर क्यों नहीं, आयरन के वायर क्यों नहीं? तो यहां पे ये मटेरियल भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपके पास है। तो जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सा होता है, सिल्वर। जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, आपके पास सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, यानी चांदी। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा कंडक्टर आपके पास होता है, चांदी। ठीक, उसके बाद यहां पे आप कह सकते हैं, देखिए जो कॉपर है, जो आप सिल्वर के चांदी के वायर बनाएंगे तो एक मोटर की प्राइस कितनी हो जाएगी। या फिर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, वहां पे अगर चांदी के वायर यूज करने लगे तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा वो। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तांबे के वायर, जो कॉपर के वायर हैं, उनका यूज करते हैं। जो सप्लाई में वायर आते हैं वो कैसे आते हैं, कॉपर के नहीं आते, वो कैसे, सिल्वर के आते हैं। नॉर्मल वो आपके पास एल्यूमिनियम होता है, एक तरह से मिक्सअप होता है। ठीक, तो उसके जो वायर्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं। तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरा फैक्टर, तो दो फैक्टर तो देखिए हमारे पास क्या हो गए, एक तो लेंथ और दूसरा फैक्टर हमने देखा क्रॉस सेक्शन एरिया। जो तीसरा फैक्टर है जिसपे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, वो है मटेरियल। अब इस मटेरियल की यानी जो रेजिस्टिविटी है वो जितनी ज्यादा होगी, आप देख सकते हैं यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल्स टू रो है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं आर प्रोपोर्शनल टू रो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। भाई इक्वल में है ना, नीचे नहीं है ना, ए नीचे था तो मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखता। तो देखिए आर प्रोपोर्शनल टू रो, इसका मतलब सब्सटेंस की जो नेचर है, रेजिस्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टिविटी को कम करोगे रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी को हम कंप्लीट आगे वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छे से, रेजिस्टिविटी क्या है क्या नहीं है, कौन से सब्सटेंस पे कैसे क्या डिपेंड करती है, वो सब अलग अलग। ठीक, चौथा पॉइंट आपके पास आता है टेम्परेचर। चौथा पॉइंट आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे
टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो जो करंट है वो भी आपके पास क्या होता है, थोड़ा फास्ट ट्रेवल करने लगता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं अब ये टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग रोल को प्ले करता है। जैसे कि अगर ये रेजिस्टिविटी नहीं होती ना, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, आप ये समझो, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कभी नहीं होता। आप देखते हैं ये इलेक्ट्रिक ओवन या जो इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक हीटर या फिर फ्यूज का यूज देख लो, अपने घर में फ्यूज का यूज करते हैं ना, वो वायर होता है, जो बच्चे खेत यानी जिनके पास खेत वगैरह हैं, वो जहाँ से वहाँ से अगर बिलोंग करते हैं, जो फार्मर्स के बच्चे हैं वो समझते होंगे इस बात को कि वहाँ पे एक बड़ी सी मोटर होती है और वहाँ पे एक स्टार्टर लगा होता है और एक फ्यूज होता है, उस बड़े से फ्यूज को कैसे डालना पड़ता है उसमें। तो वो जो फ्यूज होता है, इमेज आप देख पा रहे होंगे फ्यूज की कैसा होता है, इसमें एक वायर होता है, नाइक्रोम का वायर। बल्ब के अंदर आप देखते होंगे टंगस्टन का वायर होता है, तो इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें अभी नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा, ये क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से कौन रोकेगा, इलेक्ट्रॉन खुद के साथ ही क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। एटम्स के साथ क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन जब करते हैं तो टक्कर यानी कोलिजन जब होते हैं तो हीट निकलती है। भाई दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है, हीट निकलती है। वैसे ही ये कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो क्या होता है, वहां से हीट रिलीज होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ये आगे पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सारा आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है, इनका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, सारा हम पढ़ेंगे। ये तो कोई बात नहीं है, तो आगे आएंगे सारे टॉपिक, ठीक है। पर यहां तो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमने रेजिस्टेंस के बारे में क्या देखा, ये वो प्रॉपर्टी, आप चाहें तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस आपकी वो प्रॉपर्टी है जो करंट का फ्लो करने से, चार्ज का फ्लो करने से अपोज करती है। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला हमने देखा लेंथ, वायर की लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक। दूसरा हमने देखा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई, जितना आप यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तीसरा हमने देखा मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जैसी है, यानी रेजिस्टिविटी, इस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी ज्यादा, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा। आप ऐसा समझ लीजिए ना कि जो सिल्वर है, चांदी है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक। और जो आयरन है या मरकरी मान लेते हैं, मरकरी की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कोई पूछेगा मरकरी और सिल्वर में कौन अच्छा कंडक्टर, तो बताइएगा कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है सिल्वर की, है ना, मरकरी की बहुत ज्यादा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। चौथा यहाँ पे फैक्ट है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओम, इसमें 1 ओम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, यहां पे R इक्वल्स टू हम रख सकते हैं V/I। तो अगर आपके पास ये जो V की वैल्यू है वो 1 हो जाए, यानी जो बैटरी है वो 1 वोल्ट की हो, ये जो बैटरी है वो 1 वोल्ट की हो और आपके पास करंट है वो इसमें कितना फ्लो करे, इसकी वजह से 1 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 एम्पियर, सीधी सी बात है। सो ए पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और बैटरी इज कनेक्टेड ऑफ 1 वोल्ट एंड ड्राइविंग ए करंट इनटू वायर ऑफ 1 एम्पियर, सो द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो 1 ओम हो जाएगा भाई। अगर 1 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई हो, इस बैटरी की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, और इसकी वजह से इस कंडक्टर में, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो, आपके पास 1 एम्पियर हो, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके पास 1 ओम। सीधी सिंपल बात है, ठीक। तो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस क्या है। 1 ओम को डिफाइन कोई करने के लिए बोलेगा तो आप बता सकते हो, यहां से सारी चीजें आपको दे दी जाए, रेजिस्टिविटी दे दी जाए, लेंथ दे दी जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया जाए, तो इजीली आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछे जाते हैं आपसे ना। अगर यहां से आपको देखिए दे दिया V इक्वल्स टू IR होता है, अभी आपने देखा, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू V/I। अगर आपको बोला किसी ने भाई बैटरी उसकी वैल्यू कितनी है, ये 50 वोल्ट है, ठीक है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, किसी ने बोला 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, बताओ सर रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या करोगे, सीधा सीधा रखो R इक्वल्स टू V/I। R इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 50/5, भाई 50/5 कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 10 ओम। समझ गए ना। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। भाई यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 50/5, भाई ये तो पोटेंशियल डिफरेंस था, V अपॉन क्या रखा, V/ हमने रखा I को, ठीक है। तो यहां से 50/5 कितना आ गया, यहाँ पे 10 एम्पियर आ गया, ये सॉरी फॉर दैट 10 ओम होता है इसकी यूनिट। तो ये था आपके पास। तो इस तरह से आप कोई भी अगर रेजिस्टेंस वगैरह आपसे पूछता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस क्या है हमें समझ में आया, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमें समझ आया।
तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रजिस्टिविटी को, क्या है रजिस्टिविटी, कैसे डिपेंड करती है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, सारा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।